अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन। कभी हाथ में एक रस्सी लो, एक पत्थर बांधो और नचाया है कि नहीं? एक पत्थर को रस्सी में बांध करके ऐसे गोल रोटेट करवाया है कि नहीं? और जैसे ही मान लो पत्थर रस्सी कटा तो पत्थर कहाँ गोल घूमता है या फिर सीधा भागता है? वो सीधा भागता है कि नहीं? ठीक है, सीधा भागता है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागता है। अब उसी चीज को हमको पढ़ना है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया में कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे सर्कुलर मोशन पूछा ना जाता हो। ठीक है, और मैं सिर्फ तुमको A=v²/r बताकर खत्म नहीं करूंगा। यहाँ हम लोग सारी बात करेंगे। रेडियल यूनिट वेक्टर क्या होता है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, सारी बातें की जाएंगी। जितना भी जेई के लिए रेलेवेंट होगा वो सारी बातें की जाएंगी। नीट अपने आप उसमें कवर हो जाएगा। तो तुम्हारी बुक में नहीं दिया गया होगा तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला चीज, जैसे कि मान लो मैंने एक रस्सी लिया था, उसमें एक पत्थर को फंसाया है और मैं ऐसे पकड़ के उसको रोटेट करवा रहा हूं, क्या यही ट्रेजेक्ट्री बनेगा कि नहीं? ठीक है, सपोज कर लो इनिशियली धागा हमारा यहां था और पत्थर हमारा यहां पे था। इनिशियली एट t=0 सेकेंड। कुछ समय के बाद मान लेता हूं पत्थर मेरा यहां पहुंचा, धागा अभी भी अटैच्ड है कि नहीं है? एट t=t सेकेंड की कहानी। सपोज कर लेता हूं ये एंगल थीटा चला होगा। एंगल कितना चला है? ये थीटा चला है। अच्छा सर, हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि मोशन में है इसका मतलब वेलोसिटी है। सर कैसे पता आपको वेलोसिटी है? मोशन में है अगर वो, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। सर अगर पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी होगी। लेकिन सर लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है, यहां हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर बोलना तो सही नहीं है। लीनियर बोलना तो सही नहीं होगा। लीनियर वेलोसिटी बोलूंगा तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सीधा चलने वाली वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नहीं? बॉडी क्या कर रहा है? सर्किल में मूव कर रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी ना बोल करके हम लोग यहाँ क्या बोल देते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। कुछ जो नॉमेनक्लेचर है उसको पहले यूज करते हैं, फिर चलते हैं इसमें यूनिट वेक्टर वगैरह पे। तो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा किसी का भी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है थीटा, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है इन टाइम टी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स होता था कि नहीं? एक्स का मतलब क्या होता था? विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज इन पोजीशन हुआ है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। उसी चीज को मैं यहां क्या बोल रहा हूं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि जब वो पत्थर यहां से लेके यहां तक गया है तो क्या एंगल में चेंज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? नो डाउट आर्क लेंथ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां पर भी वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां से लेकर यहां तक गया तो एक पाथ को फॉलो किया, एक डिस्टेंस चला है कि नहीं चला है? चला है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां भी हो रहा है, लेकिन मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एंगल के टर्म्स में लेकर के चल रहा हूं। ठीक, अब सर कुछ समय के बाद ये पत्थर यहां पहुंचेगा, कुछ समय बाद यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच के वापस आएगा यहां पे। क्या हर पल एंगल बदल रहा है कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम सर एंगल बदल रहा है। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये बदलता था तो इसको मैं वेलोसिटी बोलता था कि नहीं? लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसी तरीके से थीटा भी चेंज हो रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोल देते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं लिखता हूं ओमेगा के सिंबल से, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज की बात कर रहे हैं, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सही है। अब सर वेलोसिटी चेंज होता था तो उसको एक नया टर्म दिया गया, नाम एक्सेलरेशन दिया गया कि नहीं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलर केस में सर ओमेगा भी चेंज हो सकता है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो रहेगा वहां पे। सही है। जैसे फैन अभी जो चल रहा है, मैं इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा हूं, ना वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ना मैं रेगुलेटर से स्पीड को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं। क्या इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है कि नहीं है?
एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन वहीं मैं अगर रेगुलेटर को क्या करूं, स्लो कर दूं, 3 नंबर पे अगर कर दिया जाए, इसकी स्पीड हल्की सी रिड्यूस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों रिड्यूस हुई? पर एक बात याद रखना है दिमाग में, अगर सर वेलोसिटी कभी भी चेंज हो रहा है डेट मीन्स उसके पीछे कारण जरूर होगा, और उसी कारण को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं कि नहीं, या कारण, मुख्य कारण जो है फोर्स होता है। फोर्स जब तक नहीं आएगा तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है। फोर्स क्या करेगा? एक्सेलरेशन लाएगा, एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी में वेरिएशन लेकर के आता है। सर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है डेट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सही है। मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर पल पल मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सेलरेट करवा रहा हूँ, मतलब मैं झटके से ही उसको ऐसे जैसे एक जगह पर आ रहा मैं झटके से ऐसे कर रहा हूँ, झटका मैं दे रहा हूँ उसको, मीन्स मैं वेलोसिटी में वेरिएशन लेकर के आ रहा हूँ। तो जब भी वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा तो सर एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा टर्म करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? अल्फा से, जो कि होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। एवरेज की बात कर रहे हैं बाबू, अगर तुम इंस्टेंटेनियस की बात करोगे डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस में डी डी लिख देते हैं कि नहीं। जो भी काम तुमने लीनियर में किया था सेम वही काम हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती है इतनी? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। अब एक रिलेशन देख लिया जाए। देखो चलो अभी देखो, वहां पे जितने इक्वेशंस पढ़े थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े थे क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े थे वहां पे। सेम ये सारे के सारे यहाँ पर भी वैलिड हैं। क्यों सर? क्योंकि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या होते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। जहां भी मोशन होगा, चाहे किसी भी तरीके का मोशन हो रहा हो, ये इक्वेशंस वैलिड हैं। v का मतलब क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी होती थी कि नहीं, तो यहां मैं लिखूंगा इसको ओमेगा। u का मतलब इनिशियल, तो इनिशियल को ओमेगा नॉट लिखते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब अल्फा टी। टाइम किसी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम टी ही रहने वाला है। s का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा। अरे s को ही तो थीटा लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वहां x लिखा था या s, तो इसी को थीटा लिखा गया। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा s। सही है, पहले इतना नोट कर लो। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है उसको देख लिया जाए। सपोज करो यहाँ पार्टिकल इनिशियली था और फाइनली यहाँ पहुंचा, एक डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है डेल्टा एस मान लेता हूं मैं, और इस एंगल को मैं डेल्टा थीटा मान लेता हूं, सही है, और रेडियस को मैं आर मान लेता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो हम लोग बचपन से पढ़ करके आए हुए हैं कि जो भी एंगल हमारा सेंटर पे बनता है, या वो क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस वाला रिलेशन पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आर्क लेंथ जो होता है हमारा, वो क्या होता है? आर्क लेंथ हमारा, देखो कैसे बनाते थे हम लोग, याद फिर से बता रहा हूं। पैरेलक्स एरर पढ़ाया गया था, उसमें क्या है? ये पॉइंट मैंने क्या किया, मान लो ये पॉइंट बहुत पास पास में है, सही है ना, बहुत पास पास में है। यहां दूर बना के बताया हूं ताकि समझ में आए तुम्हें। ऐसा कुछ है ये सर्किल का पार्ट, ऐसा कुछ है ना। अगर ये पॉइंट पास पास में होगा, जैसे जितना मैं पास करता जाऊंगा, क्या ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन होता जाएगा कि नहीं? ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है और ये सरकमफेरेंस के बराबर ही है। और बचपन से थ्योरम पढ़ के आए हो, सेंटर से कोई भी लाइन अगर सरकमफेरेंस पे ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल होता है कि नहीं होता है? 90 डिग्री होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? ना, अरे कर्व है ना, हल्का फुल्का कर्व होगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। अरे भाई मेरे, अगर तुम स्ट्रेट लाइन मान लिए, ये 90 दो ट्रायंगल 180 तो हो ही गया, तो तीसरा एंगल क्या होगा? 0 होगा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं? ऑलमोस्ट 89 पॉइंट समथिंग आएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? बहुत छोटा एंगल होगा ये। तो क्या इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर सकता हूं? जहां पे ये आ रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और ये सामने की साइड है, ठीक है, ये हमारा डेल्टा थीटा है। तो साइन डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? एंगल बहुत छोटा है तो मैं इसको डेल्टा थीटा भी लिख सकता हूं। और साइन क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है, डेल्टा एस अपॉन में हाइपोटेनस इज आर। तो क्या बोल सकता हूं मैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। सही है, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, आर्क लेंथ हमको पता है क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा। सही है, मैं इसको बहुत पास मान करके चल रहा हूं, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, स्मॉल गैप मानकर चलूंगा तभी। अगर ज्यादा गैप मानोगे तो इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा और ये सरकमफेरेंस के बराबर नहीं होने वाला है। जितना तुम छोटा फिगर मानोगे उतना क्या होगा, ये वाली लाइन उसी को टच करते हुए आएगी। आगे बढ़ो, तो सर आर्क लेंथ हमारा कितना है, डेल्टा एस है, इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। दोनों तरफ मैं लिमिट ले रहा हूं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो आर डेल्टा थीटा। आर इज अ कांस्टेंट बाहर निकल करके आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को तुम क्या बोलते हो, वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं। अरे डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी बोला जाता है। और यहाँ पे आर बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा कि नहीं, ओमेगा बनेगा, ओमेगा बन जाएगा। तो ये रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और इसको हमेशा जीवन भर याद रखना है तुम्हें। क्यों, क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, बाबू ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ये इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, जिस भी पॉइंट की तुम बात करोगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना ही चाहिए। अगर ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं हुआ तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता कभी भी। बात समझ में आ रही है। जब इसी को रोटेशनल चैप्टर में तुमको पढ़ाया जाएगा, वहां पे जनरल मोशन पढ़ाया जाता है। रोड पे जब कोई भी पहिया चल रहा होगा तो रोड के कॉन्टेक्ट में, मान लो ये रोड है, कोई भी पहिया चल रहा है, एक पॉइंट हमेशा कॉन्टेक्ट में रहता है कि नहीं, यहां पर हमेशा v जो है आर ओमेगा के बराबर होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो पहिया कभी चल नहीं पाएगा सही से, या तो स्किड करेगा या तो स्लिप करेगा। ठीक है, देखा भी होगा जब भी कहीं पे पानी वानी गिरा होता है, ब्रेक मारते हो तो पहिया स्लिप करके जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट ज्यादा होता है, ओमेगा तुम रोक देते हो। जैसे मान लो कोई भी गाड़ी चल रही है तो इन एल लीनियर वेलोसिटी है उसके पास, ठीक है, और पहिया रोटेट कर रहा था तो एंगुलर वेलोसिटी भी थी उसके पास। तुमने ब्रेक मारा, तुमने ओमेगा को तो कम कर दिया, लेकिन मोमेंटम इसके इनर्शिया की वजह से v तो कम नहीं हुआ, v बढ़ जाता है, v बढ़ गया, आर ओमेगा कम हो जाता है, इसीलिए पहिया क्या होता है, स्लिप करके आगे की तरफ जाता है। इसको बोलते हैं हम स्लिपिंग कंडीशन। जनरल मोशन जब पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 6 रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जब पढ़ाया जाएगा तो वहां बताऊंगा जनरल मोशन में ये सारी चीजों को। तो अभी बस अपने दिमाग में बिठा कर रखना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर एनी सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बॉडी क्या नहीं कर सकता, सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये दो चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा पहला इक्वेशन बना। अगर मैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा, एक्सेलरेशन होता है, आर कांस्टेंट है, ओमेगा का चेंज अल्फा आएगा कि नहीं, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल्स आर अल्फा, ये भी एक रिलेशन बनता है हमारा। सही है, तो तीन रिलेशन यहां से बनते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। कई जगह पर डायरेक्टली हम यूज करेंगे। कैसे यूज किया जाता है इसको ध्यान सुन लो। क्या करेगा, तुमको क्वेश्चन में वो रेडियस दे देगा, ठीक है, जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका रेडियस दिया जाएगा, और या तो लीनियर एक्सेलरेशन दे देगा या लीनियर वेलोसिटी दे देगा तुमको, और तुमसे बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितना होता है। तो इसी रिलेशन से हम लोग यूज करते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले से। इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब यूनिट वेक्टर्स अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। सर क्या जरूरत है, सबसे पहला सवाल, क्या जरूरत है यूनिट वेक्टर बनाने का रेडियस और टेंजेंट की डायरेक्शन में, क्या जरूरत है। सर जब हमको आई कैप जे कैप पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आई कैप और जे कैप पता है ना, हमें पहले से ही पढ़े हुए हैं,
जब 3 यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे बनाने की आवश्यकता क्या है? सबसे पहला सवाल यही उठता है, सर एक सर्किल को कौन डिफाइन करता है? सर्किल के टर्म्स एक रेडियस डिफाइन करता है कि नहीं? सर्किल को एक रेडियस डिफाइन करता है। और तुम लोग एक बात क्लास 9th में पढ़ के आए होगे कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जरूर एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा। विदाउट दैट फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। जब तक एक फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लगेगा तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। ये बात पढ़ के आओ। उसी फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाता है। सेंट्रीपिटल बोलो सेंट्रीफ्यूगल बोलो, दोनों बात एक ही है, वैल्यू सेम आती है, बट डायरेक्शन का फेर होता है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है हमारा। पढ़ेंगे आगे, सही है। तो सर हम लोग की एक बात पता चली कि एक सर्किल को उसका रेडियस ही डिफाइन करता है। बात समझ आ रही है? एक सर्किल उसके रेडियस से ही पता चलता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रेडियस के अलाउंग लगता है हमारा। तो सर अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब आई कैप और जे कैप ले करके चलते हो तो सेंटर की तरफ आने वाला फोर्स उसको आई और जे के टर्म में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब तक मुझे कोई कोऑर्डिनेट नहीं बताएगा तब तक मैं आई कैप जे कैप लिख नहीं पाऊंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब तक मुझे कोई ये ना बताए कि ये पॉइंट कहाँ पर बैठा हुआ है तब तक तुम क्या आई कैप और जे कैप लिख पाओगे अपने मन से? जब तक कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, अरे आई कैप और जे कैप होता क्या है? सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि नहीं, कि एक्स डायरेक्शन में इतना चला, वाई डायरेक्शन में इतना चला। जब तक मैं तुम्हें यही नहीं बताऊं कि कितना चला, तुम निकाल पाओगे? कुछ भी नहीं निकाल सकते सर। तो उसी से बचने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि क्यों नहीं सर यूनिट वेक्टर हम लोग रेडियस के अलॉन्ग बना ले। हम रेडियस के अलॉन्ग क्यों नहीं कि यूनिट वेक्टर बना ले, सही है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं एक यूनिट वेक्टर बनाऊंगा जिसको मैं लिखूंगा ई आर कैप। ई आर कैप, ई आर कैप हमारा क्या है? रेडियल यूनिट वेक्टर है। ध्यान से सुनना इस चीज को, रेडियल यूनिट वेक्टर है। जेई में बड़े से बड़े सवाल को तुम चुटकियों में उड़ा सकते हो। और अभी मैथ्स में कुछ दिनों पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो पढ़े थे ना, कौन सा था वो, यूलर पढ़े थे कि ई की पावर आई टीटा क्या था, कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, पढ़े थे कि नहीं? मतलब किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं सर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है हमारा? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसको तुम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हो। क्लास 10th में बताया गया था, क्लास 10th में मैं ही बताया था तुम लोगों को। 4 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए जाते हैं। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर का मतलब क्या हुआ? जहां पे आर और थीटा के टर्म्स में लिखा जाए। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लो मैंने एक एक्स एक्सिस ये लिया और ये वाई एक्सिस लिया। सपोज करो ये पॉइंट हमारा 2,3 है। सपोज कर लो ये पॉइंट 2,3 है, सही है। ये इसका क्या बताएगा? पोजीशन वेक्टर बता रहा होगा कि नहीं? ठीक, मान लेता हूं ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होगा। थीटा भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाल लोगे? थीटा कैसे निकाल लिया जाएगा? ये 2 है, ये 3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और थीटा यहां से क्या आ जाएगा सर? tan इनवर्स 3/2। कोई आपत्ति है इसमें? थीटा निकाला जा सकता है। सर अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, सपोज करो ये वैल्यू आर है, पोजीशन वेक्टर हमारा आर है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा सर तो क्या इसको मैं आर साइन थीटा लिख सकता हूं और इसको मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, लिखा जा सकता है? रिजॉल्व करके ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? तो सर मैं इस पोजीशन वेक्टर आर को, जो कि पहले क्या लिखा था, 2i कैप प्लस 3j कैप था कि नहीं, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये 3 है और यही 2 था हमारा। 2 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, 3 की जगह पे ये लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं? जब मैं 2,3 लिखा तो इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है। जब मैंने रेडियस और एंगल के टर्म में लिखा तो ये हो जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जब क्लास 12th में तुम आओगे, एरिया रिलेटेड टू कर्व जब तुमको बताया जाएगा, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, वहां पर तुम पोलर फॉर्म में बदल करके चुटकियों में लगा सकते हो। पोलर फॉर्म चीजों को आसान कर देता है, सही है ना? पोलर फॉर्म बहुत आसान कर देता है चीज़ों को। वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं। सर मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, मैंने कहा मैं एक्स वाई में नहीं पढ़ूंगा,
क्योंकि सर्कुलर मोशन है, मुझे रेडियस और थीटा के टर्म में बताओ, मतलब मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बदल रहा हूं इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि पोलर चीजों को आसान करता है। सही है, ध्यान से इधर देखना। सर ये एंगल क्या है, थीटा है कि नहीं है, ये एंगल थीटा है, ठीक। अब सर दुनिया का दस्तूर है कि अगर आपने एक डायरेक्शन बनाए तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। उसी तरीके से सर इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन बनाऊंगा मैं, जिसको मैं बोलूंगा ईटी वेक्टर, और ईटी क्या है हमारा, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अरे भैया दो बनाएंगे ना डायरेक्शन, मिनिमम दो डायरेक्शन बनाए जाते हैं, मिनिमम दो डायरेक्शन तो बनाना ही होता है हमको। तो एक हमारा रेडियल था और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंशियल हो जाएगा। किसी कोई आपत्ति है? अरे है तो बोलो, नहीं है ना। अब सर ध्यान से सुनते रहना बात को, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो क्या सर इन सबका मॉड जो है वो 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब सर अगर तुम इसको रिजॉल्व करते हो, कर नहीं रहा हूं मैं, चलो बना देता हूं मैं, इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या सिर्फ साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और बोलो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया इसका यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 हो गया ना मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे लिखे ना आर साइन थीटा, क्योंकि ये आर था, अब यहाँ पे 1 हो गया तो 1 साइन थीटा लिखूंगा। रिजॉल्व करने आता है ना, वही रिजॉल्व भी तो किया गया, सिंपल। तो सर मैं क्या ई आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लिख दूं, कोई आपत्ति है क्या? सेम इसी तरीके से कन्वर्ट किया, सेम इसी तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो आर की जगह पे क्या लिख दिया 1, आर की जगह पे क्या लिख दिया 1, क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से सर अगर ये एंगल थीटा है तो बालक ध्यान से देखते रहना, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा कि नहीं। उसी तरीके से सर इधर की तरफ आएगा कॉस का कंपोनेंट, कॉस थीटा आएगा ईटी का, और इधर की तरफ क्या जाएगा, साइन कंपोनेंट जाएगा कि नहीं, इसका जाएगा। अरे इधर कॉस बनता है, इधर साइन बनता है कि नहीं बनता है। तो ईटी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, ईटी कैप के लिए क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा लिखा जा सकता। अब देखो एक्स एक्सिस में क्या जा रहा है, साइन जा रहा है कि नहीं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस वर्टिकल में कौन जा रहा है, कॉस थीटा, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो जे कैप लिख सकता हूं। जैसे इसका क्या लिखा मैंने, कॉस थीटा किधर जा रहा था, पॉजिटिव एक्स में, तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा किधर जा रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड को मैंने वाई माना है, तो साइन थीटा जे कैप लिखा जा सकता है। बाबू अगर तुम्हें ये चीज याद है, अगर तुम्हें ये चीज याद है तो तुम्हें जेई का कोई भी सर्कुलर मोशन का सवाल तुमको फंसा नहीं पाएगा, ठीक है, अगर तुम्हें ये याद है तो। बात समझ आ रही है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं इसके एनालिसिस पे, इसके एनालिसिस पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, एनालिसिस कर लिया जाए अब इसका। तो अब मैं पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर क्या है, अरे यही है ना, इस पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट हमारा P था और ये हमारा O है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, ये रेडियस है हमारा कि नहीं है, ये रेडियस हमारा है, तो ओपी वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर है ये हमारा। ओपी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो जल्दी से, आर कॉस थीटा आई कैप, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिखा जा सकता है कि नहीं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब ये P आगे की तरफ बढ़ रहा होगा या पीछे की तरफ आ रहा होगा, पोजीशन अपना चेंज कर रहा होगा। अब मैं उसी पोजीशन के चेंज को निकालने जा रहा हूं, मतलब वेलोसिटी निकालने जा रहा है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया जाता है, अब डिफरेंशिएट करता है ना, सिंपल। वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, इसको सपोज करो मैं बोल देता हूं अभी फिलहाल के लिए r वेक्टर मैं बोलता हूं। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, dr/dt होता है कि नहीं, वेलोसिटी हमारा dr/dt होता है। सर इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, d/dt
ऑफ आर, आर दोनों में आ रहा है, कांस्टेंट भी है, बाहर निकाल देता हूं मैं, सही है। क्या आएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, डिफ्रेंशिएट करने आता होगा आर। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा आई कैप, तो आई कैप भी रहने वाला है, डायरेक्शन का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। सर साइन थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं, जे कैप, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो, ठीक है। इतना नोट करो पहले, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया ना बालक, यहां ध्यान से देखो, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सर थीटा भी एक वेरिएबल है कि नहीं है, अरे थीटा वेरी कर रहा है ना, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया होता, यहाँ पहुंच गया होता, थीटा भी वेरी कर रहा है, तो सर मुझे डी थीटा बाई डी टी भी तो लिखना पड़ेगा साथ में, चेन रूल, चेन रूल यही बोलता था कि नहीं, पहले कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, डी थीटा का क्या होगा, थीटा का क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, फिर यहाँ पे साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, दोनों जगह आ रहा था, मैंने कॉमन लेकर के बाहर रख दिया उसको। डी थीटा बाई डी टी को तुम ओमेगा बोलते हो कि नहीं, बोलो, आर ओमेगा। और बालक इसको जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, क्या ये ई टी है कि नहीं है, ई टी हो गया। अब ध्यान से सुन लेना, इसी वजह से जब भी किसी धागे में या किसी रस्सी में पत्थर को बांध करके अगर हम गोल घुमाते हैं और अगर धागा कटा तो कहाँ भागता है, टेंजेंशियल में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो होती है हमेशा क्या रहती है, टेंजेंशियल रहती है। वेलोसिटी जो रहती है वो हमेशा किस में रहती है, टेंजेंशियल रहती है, न कि रेडियल रहेगी, टेंजेंशियल। जहां भी है, यहां से अगर धागा टूटा तो इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा, जैसे यहां से धागा कटा तो ये कहां भागेगा, इस डायरेक्शन में भागने वाला है, जैसे यहां से धागा टूटा ये इस डायरेक्शन भागेगा। और यही एक चीज याद भी रखना है तुमको, सुनो अब ध्यान से, अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह के पाथ पे मूव कर रहा है, तुमसे कोई बोले, ये बात पहले भी तुमको बताई गई होगी, अगर तुमसे बोला गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी किधर होगा, तो लोग बोलते हैं कि नहीं टेंजेंट बना दो, वही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे तुम लोग कई जगह पढ़ोगे फिजिक्स में कि किसी भी कर्व पे तुमको अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या किसी भी क्वांटिटी को बताना है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे कुछ भी तुमको बताना होगा, सब लोग यही बोलेंगे तुमसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। किसी भी कर्व पे क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ करो, ये बताएगा। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आ रहा है, ईटी आ रहा है, ईटी का मतलब क्या था, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस, है ना, सरफेस के हमेशा क्या रहने वाला है, टेंजेंशियल रहने वाला है, सरफेस को टच करके जाएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में रहने वाला है। तो बात समझ में आ गई, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, इसीलिए धागा कटा तो हमारा पत्थर जो है गोल ना घूम करके कहाँ जाएगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में भाग करके जाता है। इतनी बात समझ आई। अब आगे कल वाले लेक्चर में इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन तुमको दो मिलेगा, एक रेडियल में भी मिलेगा और एक टेंजेंशियल मिलेगा। रेडियल वाले को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसी से बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल और वो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा आर अल्फा, जो भी पढ़े थे हम लोग, सही है ना।